हेलो दोस्तों, जय भोले, नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा की मिसाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संज्ञा, और इसके पहले हम आपके लिए लेके आए थे भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ाया था आपको वर्ण विचार, और थर्ड हमने आपको पढ़ाया था शब्द विचार। दोस्तों, शब्द विचार हमने 2 पार्ट्स में करके पढ़ाया है, जिसको आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। और अब हम लेके आए हैं संज्ञा। मित्रों, यदि आप इसके पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप इसको देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। हमने बड़े आसान तरीके से चीज़ों को समझाया है, जो आपको समझ में आसानी से आ जाएंगी। मित्रों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यदि इसमें कोई सुधार हेतु बिंदु आपको नज़र आता है तो आप हमें इसके लिए सुझाव दे सकते हैं। आपका शिक्षा की मिसाल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा और कितने प्रकार की होती है संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान और प्राणी का ही क्यों ना हो। उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति में जैसे विनय, राधा, मोहन, राम। सेकंड है वस्तु, जैसे रेलगाड़ी, पुस्तक, कुर्सी। फिर हमने लिखा है स्थान, लखनऊ, आगरा, कानपुर आदि। प्राणी में मैंने लिखा है गाय, शेर, कुत्ता, बकरी आदि। और फिर हमने भाव में लिखा है क्रोध, बचपन, मित्रता, कड़वाहट आदि। अर्थात मित्रों, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो अथवा स्थान, प्राणी और भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड्स पे। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है भाववाचक संज्ञा, थर्ड है जातिवाचक संज्ञा, फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा और फिफ्थ है पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है और क्या अंतर होता है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिससे केवल एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, केवल एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। उदाहरण में मैंने लिखा है राम, यह एक व्यक्ति का नाम है। आगे हमने लिखा है भारत, एक देश का नाम है। गंगा एक नदी है। लखनऊ एक शहर का नाम है अथवा स्थान भी इसको बोल सकते हैं। और रामायण एक पुस्तक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। सेकंड है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वह होती है जो संज्ञा किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण में लिखा है क्रोध, लोभ, मोह, आनंद, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। फिर में लिखा है काटना, सजाना। मित्रों, ये क्रिया है, ये भी भाववाचक संज्ञा में ही होगा, लेकिन ये क्रियापद है। नेक्स्ट और थर्ड है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप ये बहुत आवश्यक रूप से ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है। व्यक्तियों या वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा है आदमी, भाई, ये क्या है, मनुष्य में आ जाएंगे। गाय, घोड़ा, ये पशु हैं। घर, घड़ी, ये वस्तु में आते हैं। शिक्षक, मंत्री, ये व्यवसायी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो मित्रों, आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक
व्यक्तियों या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में मैंने लिखा है परिवार, सेना ये व्यक्तियों का समूह है, गुच्छा, ढेर ये वस्तुओं का समूह है। मित्रों, परिवार में कई सदस्यों से मिलकर के परिवार बनता है तो वो समूह में ही गिना जाएगा। इसी प्रकार सेना में कई जवान होते हैं तो प्रति जवान का नाम लेके तो नहीं कहा जाएगा, तो जब सबको एक साथ नाम लिया जाता है जब, तो उसे कहा जाता है सेना। ऐसे ही जब मैंने जो गुच्छा लिखा है उसमें चाहे वो अंगूर का गुच्छा हो चाहे चाबियों का गुच्छा हो, जब उसका पूरा समूह होगा तो उसे गुच्छा कहा जाएगा और गुच्छा एक समूहवाचक शब्द है। ढेर चाहे वो कूड़े का ढेर हो, सब्जियों का ढेर हो, वो भी वस्तुओं का एक समूह कहलाएगा, वो भी समूहवाचक संज्ञा में ही गिना जाएगा। लास्ट और फिफ्थ है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। यहाँ पे द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव्य वो होता है जिसको गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ माप या तौल की जा सकती है। तो हमने लिखा है यहाँ पे मित्रों, जिस संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं परंतु जिसे गिना नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, जिसे माप या तौल तो सकते हैं परंतु गिना नहीं जा सकता है। उदाहरण में हम लिखते हैं लोहा, सोना। मित्रों, ये धातुएं हैं। दूध, पानी ये पेय पदार्थ हैं। इनको हम माप या तौल तो सकते हैं परंतु इनको गिन नहीं सकते हैं। तो ये शब्द पदार्थवाचक संज्ञा में रखे जाते हैं। मित्रों, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा ताकि एग्जाम्स में आप गलती ना करें। तो चलिए बताते हैं, हम आपको शुरू करते हैं। जैसे सर्व, यह एक सर्वनाम है और भाववाचक संज्ञा बनाते समय हमने लिखा है सर्व का सर्वस्व। अपना एक सर्वनाम शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा होगा अपनत्व। मम एक सर्वनाम शब्द है जिसकी भाववाचक संज्ञा होता है ममत्व। इसी प्रकार हमने विशेषण में लिखा है श्रेष्ठ, यह एक विशेषण शब्द है जबकि इसकी भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या बनेगी, श्रेष्ठता। नेक्स्ट है योग्य, यह एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा होगी योग्यता। शीतल, शीतलता। वीर, वीरता। मधुर, मधुरता। सुंदर, सुंदरता। खट्टा, खटास। यानी कि सर्वनाम में सर्व शब्द को छोड़ करके बाकी आप जितने भी शब्दों का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे मित्रों, उसमें आप तो लगाएंगे, आधा त और व ये लगा करके आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। और जब आप विशेषण शब्द का जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो उसमें आप ता लगाएंगे। जैसे हमने श्रेष्ठ का श्रेष्ठता लिखा है, सुंदर का सुंदरता लिखा है। ऐसे ही जब हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है चीखना, चीखना एक क्रिया शब्द है, चीखने की भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या होगी, चीख। रोपना, रोपना की भाववाचक संज्ञा रोपाई। जीतना, इसका है जीत। पढ़ना, भाववाचक संज्ञा है पढ़ाई। लिखना, भाववाचक संज्ञा है लिखाई। घबराना, भाववाचक से लिखाई। घबराना, भाववाचक संज्ञा है घबराहट। नेक्स्ट हमने लिखा है अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अवयव शब्द बोलेंगे फिर हम आपको समझाएंगे कि इसकी भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। हमने लिखा है समीप, यह एक अवयव शब्द है, इसकी भाववाचक संज्ञा है समीपता। शाबाश, इसका भाववाचक संज्ञा है शाबाशी। चोर, चोरी। कवि, कवित्व। बच्चा, बचपना। डाकू, डकैती। मित्रों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हर एक शब्द एक जैसे नहीं बन रहा है। जैसे आगे है ठग, ठगी। नौकर, नौकरी। मालिक, मालिकाना। यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के समझना पड़ेगा क्योंकि पीछे आपको हमने अभी बताया था कि त लगा के बना दिया या तो लगा के बना दिया, परंतु यहाँ पर हर एक शब्द एक नए तरीके से बना हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
दोस्तों टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज़ का प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी और मित्रों याद भी हो जाएंगी। क्योंकि कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास नित जन्मत होए सुजान। तो यदि आप लगातार अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे। तो आप समझिए और पढ़िए इसको। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही होगी। जो मित्र हमारी पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर उनके मोबाइल पर आ सके। मित्रों एक बात और कहनी है आपसे कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज्ञान का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, या वो छोटे बच्चे जो ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे, वे आसानी से इस चीज़ को पढ़ सके और समझ सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं मित्रों, नेक्स्ट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं सर्वनाम। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।